हेलो गाइस, वेलकम पार्ट 2 आ रहा है। अपन ने साइलेंट टिश्यू वाला चैप्टर थर्ड को अपन पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था कि कैसे अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद में अपने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को अपन ने पढ़ा था। देन अपन ने पढ़ा था सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ा था। अपन ने काफी सारे सेल ऑर्गेनेल पढ़े थे और मैं आपकी बुक को ही कवर करता हुआ पढ़ा रहा हूँ। बस थोड़ा डिटेल में उसको जा रहा हूँ, जहाँ कुछ चीजें नहीं दे रखी मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो अपनी बुक में है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अपनी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन अपने बुक में ये टॉपिक को बिल्कुल भी समझाया नहीं गया है। और ये देखा गया है कि एक दो बार इसका 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब बड़ा क्वेश्चन जिसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। वो क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलता है कि डिस्क्राइब या इलोबरेट सेल डिवीजन। ठीक है। तो अपन इतना पढ़ लेते हैं कि कोई एग्जामिनर देखे तो वो ये कहे कुछ भी चीज छूटी नहीं है, इसमें सारी चीज कवर कर रखी है। बिहाफ पे एक दो बार ये भी देखा गया है कि जो कंपटीशन एग्जाम है आपके, उसमें बहुत ही सुपरफिशियल लेवल से इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन जब आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा इसको, ट्वेल्थ के बाद में, सॉरी, ट्वेल्थ के बाद में इलेवंथ में ये क्वेश्चन आता है, इलेवंथ के बाद में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो उसको कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक बार सेल डिवीजन के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो आपको पता है कि सपोज ये एक सेल है, तो इससे जो सेल बनती है इसका डिवीजन होकर सेल बनती है। ठीक है। तो ये जो पेरेंट, जिसको बोलते हैं अपन पेरेंट सेल, जिसको बोलेंगे अपन पेरेंट सेल, और इसका डिवीजन होता है जिससे जो सेल बनती है उनको अपन बोलते हैं डॉटर सेल। क्लियर। अब मान लो कि ये पेरेंट सेल है, ये डिप्लॉयड होती है, मतलब कि 2n होती है, और यदि इसकी डॉटर सेल भी 2n है, मतलब सेम क्रोमोसोम है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। जबकि ये यदि एक 2n पेरेंट सेल है और इससे डिवाइड होके यहाँ पे ये मियोसिस होता है, चार डॉटर सेल बनती है। ये चार क्या बनती है? डॉटर सेल बनती है। ठीक है। और ये चारों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हाफ हो जाते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। आगे अपन माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन पढ़ लेते हैं सेल साइकिल को। ठीक है। आप टेंशन मत करो, मैं कैसे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इस क्लास के एंड होते होते आपको सेल साइकिल का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इट्स माय प्रॉमिस। लेकिन मैं कैसे पढ़ाऊं, किस चीज को पहले पढ़ा रहा हूँ, किस चीज को बाद में पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ सेल के साइकिल से, है ना। देखो, नॉर्मल जो यूकैरियोटिक सेल होती है, नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल होती है ना, दो तरह की सेल होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है जो अपने बैक्टीरिया होते हैं या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज्यादातर वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। जबकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो बेसिकली यूकैरियोटिक होती हैं, जो डेवलप होती है। ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें टोटल 24 घंटे का एक साइकिल पाया जाता है। कितने का? आइडियली ह्यूमन बॉडी का बता रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी में 24 घंटे का एक सेल साइकिल पाया जाता है, जिसमें दो फेजों में डिवाइड होता है। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। ठीक है। इंटरफेज एंड एम फेज। अब इंटरफेज होता है वो ही इसमें 23 आवर ले लेता है, लेकिन बेसिकली जो एम फेज है वो 1 घंटे में होता है। इंटरफेज होता क्या है, इसमें सेल डिवीजन का प्रिपरेशन होता है, प्रिपेयर होती है, प्रिपरेशन होता है इसका। ठीक है, कि सेल डिवीजन होना है। जबकि एक्चुअल डिवीजन होता है वो एम फेज में होता है, मतलब एक्चुअल डिवीजन है वो एम फेज, एक्चुअल डिवीजन है वो एम फेज में होता है। एक्चुअल डिवीजन आपका एम फेज में देखने को, ये देखने को मिलता है कि 23 घंटे तो ओनली सेल डिवीजन की प्रिपरेशन होती है ना। एक्चुअल डिवीजन 1 घंटे में हो लेता है। इसके बाद अपना जो टॉपिक है, अपन स्टार्ट करते हैं इंटरफेज को। अपन पढ़ते हैं इंटरफेज। ठीक है। अब सुनो, इंटरफेज हुआ क्या?
मैंने बताया कि मान लो ये सेल साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 23 घंटे, तो उसमें किसने लगा दिया कि इंटरफेज के लगा दिया। 1 घंटे, यहाँ से 1 घंटे में उसका डिवीजन हो गया। ठीक है, अब दोबारा इंटरफेज स्टार्ट होगा नेक्स्ट साइकिल का 23 घंटे, और फिर 1 घंटे वो एंड। तो आप देखो कि ये इंटरफेज क्या है। यहाँ से यदि अपन इसकी बात करें तो ये 2 एम फेज के बीच का जो टाइम है, 2 एम फेज के जो बीच का टाइम है उसको इंटरफेज बोलते हैं ना। तो लिखो बिटवीन टू सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब कंटिन्यू, है ना, माइटोटिक डिवीजन या एम फेज। दो कंटिन्यू एम फेज के बीच का जो टाइम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। और अपनी बुक में लिख रखा है कि ये मोर एक्टिव फेज होता है। मोर एक्टिव फेज क्यों? सपोज करो आप यहाँ से निकलने के बाद नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन करते हो, तो नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन में तो क्या कर रहे हो आप, ओनली रिवाइज कर रहे हो, जबकि आप पूरी तैयारी तो इन 4 सालों में ही करके गए हो ना। पूरी तैयारी आपने क्या पढ़ा है जो उसमें आएगा, वो तो आप इन 4 सालों में पढ़ के गए हो। ठीक है, बस वहां तो आप क्या कर रहे हो, एक रिवीजन कर रहे हो। तो आपने असली मेहनत कहाँ करी है, तैयारी में करी है। इसलिए कहते हैं कि इंटरफेज मोस्ट एक्टिव फेज होता है, ज्यादा एक्टिव फेज है वो क्या है, इंटरफेज है। और ये 95% ड्यूरेशन लेता है टोटल सेल डिवीजन का। ठीक है, टोटल सेल डिवीजन का 95% ड्यूरेशन इंटरफेज का ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि यदि कोई 24 आवर है अपने बॉडी में, तो एम फेज में तो 1 घंटा जा रहा है बस, जबकि इंटरफेज में वो ओनली 23 आवर जा रहा है। तो मतलब कि 95% जो टाइम है वो कहाँ दे रहा है, वो 95% टाइम वो कहाँ दे रहा है, इंटरफेज में दे रहा है। अब इंटरफेज की भी 3 सब स्टेज होती हैं। इंटरफेज की भी 3 सब स्टेज होती हैं। एक होती है जीवन स्टेज, फिर आती है एस स्टेज, एंड उसके बाद आती है G2 स्टेज, है ना। अब इनको एक एक देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले आती है अपनी जीवन स्टेज, बोल दो या फेज बोल दो, है ना, जीवन फेज, है ना। और जीवन फेज को अपन और क्या क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस एक पूरी सेल साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, और डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होता है ना। इसलिए इसको प्री डीएनए सिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि जीवन डीएनए से पहले आता है, एस फेज से पहले आता है। दूसरा अपन इसको बोलते हैं पोस्ट मियोटिक, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहला मियोस मायोटिक जो एम फेज हुआ है, एम फेज के बाद में सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आपकी जीवन फेज ही आती है। ठीक है, क्लियर ये बात। नेक्स्ट इसको बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज। क्या बोलते हैं, फर्स्ट गैप फेज, है ना। तो ये अपन इसके 3 नाम देते हैं। ठीक है, अब इनमें होता क्या है, सपोज कोई सेल है, सपोज करना कि ये कोई सेल है। तो अभी क्या होता है कि ये एक सेल है ना, इसमें नॉर्मली ग्रोथ होती है। नॉर्मल इसमें क्या होता है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होता है। और उस मेटाबॉलिज्म की वजह से इसमें सेल में क्या होती है, ग्रोथ होती है। सेल में ग्रोथ होती है, इसकी साइज है वो बढ़ने लगती है। तो इस तरह हमको देखने को मिलता है कि इसमें सेल में ग्रोथ होती है, जबकि सेल में ही नहीं, उसके जो ऑर्गेनिल है, जो उसके ऑर्गेनिल्स जो अपन ने पढ़ा है, उनमें भी हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जीवन फेज में क्या होता है, इसको प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, पोस्ट मियोटिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो सेल थी ये एक नॉर्मल सेल थी, अब ये सेल बड़ी हो गई है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस भी बड़ा हो गया, इसके माइटोकॉन्ड्रिया भी बड़े हो गए, इसके सारे सेल ऑर्गेनिल्स बड़े हो गए। मतलब कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बढ़ी है, उससे ऑर्गेनिल्स है वो ग्रोथ करें। और ऐसा बताया जाता है कि जो मैक्सिमम सेल ग्रोथ होती है, मैक्सिमम सेल ग्रोथ है वो जीवन फेज में ही देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, जीवन फेज में ही देखने को मिलती
ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे ग्रोथ होती है वो हमको कहाँ देखने को मिलती है, G1 फेज में देखने को मिलती है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट फेज आएगा वो आता है एस फेज, और सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ से एक क्वेश्चन आना, यदि कोई क्वेश्चन पूरे सेल डिवीजन से बनता है तो यही बनता है कि डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होता है ना, या डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, तो लिखना कि एस फेज में होता है। एस फॉर सिंथेसिस, एस फॉर डीएनए का सिंथेसिस, है ना। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस बोल दो या रेप्लिकेशन बोल दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी ये समझना कि यदि ये एक सेल थी, सपोज मैं इसी सेल को दोबारा बनाता हूँ, ये एक सेल थी, ग्रोथ इस सेल में बकायदा हो गई है पूरी। जैसे ये एक सेल है ना, तो इसमें ग्रोथ तो अपन ने देखी थी कि जीवन फेज में इसमें ग्रोथ हो गई थी। लेकिन इसमें आपको पता है डीएनए क्रोमोसोम कितने हैं, इसमें क्रोमोसोम है 46। कितने हैं इसमें, 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, 46 इसमें क्या है, क्रोमोसोम है। वो 23 पेयर में रहता है या 46 में क्रोमोसोम है। अभी आपको मैं बताऊं क्रोमोसोम क्रोमेटिन के क्या क्या डिफर होता है। अब जैसे ये जाएगा एस फेज में, तो इसमें क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, क्रोमोसोम इसमें 46 ही रहेंगे। ये गलती मत कर देना, मैं बस आपको यही बताना चाह रहा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन नंबर ऑफ डीएनए चेंज हो जाते हैं, नंबर ऑफ डीएनए या क्रोमेटिड, क्रोमेटिड है वो डबल होता है। अब आप सोच रहे होगे कि हमको पहले तो ये बताओ कि क्रोमोसोम डीएनए क्रोमेटिड कैसे कैसे अलग अलग होते हैं। तो ये सुनो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, जो ये एक अपन लंबा धागा जैसे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लंबे धागे जैसे, सॉरी, जो अपने लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसको अपन बोलते हैं डीएनए। ठीक है, अब जैसे ही ये डीएनए होता है ना, ये आपके न्यूक्लियस में कुछ इस तरीके से पड़ा रहता है, ये ऐसे ऐसे पड़ा रहता है, एक धागे की तरह पड़े रहते हैं। ये सारे डीएनए न्यूक्लियस में धागे की तरह पड़े रहते हैं। ये डीएनए क्या है, एक्चुअली में एक प्रोटीन भी आता है, स्टोन प्रोटीन आता है, उससे अटैच होता है, और उससे अटैच होकर एक नेटवर्क बनाता है, बिल्कुल नेटवर्क बनाता है। ऐसा, बिल्कुल ऐसा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक नेटवर्क जैसा पड़ा रहता है, धागे 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 धागे, तो काफी सारा एक्सटेंसिव नेटवर्क पाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे सेल डिवीजन होता है ना, तो आगे जाके ये क्रोमेटिन बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, क्या बोले इनको, मैं आपको एक्चुअली मेरे नाम याद नहीं आ रहा, आगे जाके देखते हैं ना अपन, तो ये क्रोमेटिन बहुत ज्यादा कंडेंसेशन हो जाते हैं। तो ये आपको देखो तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है ना, आप जानते हो ऐसी स्ट्रक्चर्स बन जाती है ना। आपको कभी क्रोमोसोम देखोगे तो ऐसे क्रोमोसोम अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो बिल्कुल ये धागे हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं, तो क्रोमोसोम। इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। और अपन जानते हैं कि एक जो ह्यूमन बॉडी होती है, आप जैसे जानते हो कि जो सोमेटिक सेल होती है, जो कि अपनी नॉर्मल बॉडी सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं, और वो पेयर में पाए जाते हैं, मतलब 23 पेयर होते हैं। या तो ये बोल सकते हैं 23 पेयर होते हैं, या 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जबकि जो गैमेट सेल होते हैं, स्पर्म हो गई, ओवम हो गया, उनमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उनमें ऐसे पेयर नहीं पाए जाते हैं ना, हैप्लॉइड सेल होती है ये, हैप्लॉइड होती है, देखिए ये डिप्लॉइड होती है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम होते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एस फेज में है ना, क्रोमोसोम तो इतने ही रहेंगे, क्रोमोसोम तो इतने ही रहेंगे, लेकिन जो इनके अंदर जो धागे धागे है ना, इनका मटेरियल बढ़ जाएगा, ये डबल हो जाएंगे। मतलब कि ये होता है कि नॉर्मल यदि एक क्रोमोसोम ऐसा है, ऐसा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये एम फेज में जाके ऐसा हो जाएगा, सॉरी, रेप्लिकेशन एस फेज में जाके ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्रोमोटिड्स के नंबर बढ़ जाएंगे, तो क्रोमोसोम सेम रहेगा। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है।
यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम है। लेकिन जो ये वाला चीज है ना, ये जो ये चीज होती है, इनको अपन बोलते हैं क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड है ना। तो यहाँ पे जैसे एक क्रोमेटिड है, यहाँ पे क्रोमेटिड कितना है? एक है। जबकि यहाँ पे दो क्रोमेटिड हो गए, है ना। तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड डबल हो जाते हैं, इसको क्रोमेटिड बोलते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड डबल हो गए, जबकि यहाँ पे एक ही क्रोमेटिड था ना। तो ये अपन कहते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ डीएनए और क्रोमेटिड है वो डबल हो जाते हैं। ठीक है। साथ में डीएनए सिंथेसिस तो देखने को मिलता है अपन को, साथ में जो सेंट्रीसोम होता है या सेंट्रियोल होता है या सेंट्रोसोम होता है, ये भी डबल हो जाते हैं। इनका भी डुप्लीकेशन होता है, या इनका भी डुप्लीकेशन देखने को मिलता है। डुप्लीकेशन मतलब कि ये भी डबल हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो एस फेज में अपन ने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप ट्रिपल स्टार लगा लो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये कि एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ क्रोमेटिड है वो डबल हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें जेनेटिक कंटेंट है वो भी बहुत सारा हो गया, बहुत सारा इसमें जेनेटिक कंटेंट हो गया। यहाँ पे जो थोड़ा सा था, अब ये बहुत सारा हो गया है। ठीक है। साथ में जो सेंट्रियोल होते हैं, जो सेंट्रोसोम है वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएंगे। दो दो सेंट्रोसोम यहाँ पे बन जाएंगे। इसके बाद में जो फेज आएगा नेक्स्ट, उसका नाम है आपका G2 फेज। क्या है? G2 फेज। ठीक है। इसके बाद जो नाम आएगा वो आता है G2 फेज। अब G2 फेज को क्या क्या बोलेंगे? अब डीएनए सिंथेसिस हो गया कंप्लीट, तो इसको बोलते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस, है ना। कि यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो गया तो इसको पोस्ट डीएनए सिंथेसिस बोलेंगे। क्लियर ये बात? या और इसको क्या बोल सकते हैं? अब माइटोसिस एम फेज में जाने से पहले का ये, तो इसको प्री माइटोटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्री माइटोटिक बोलेंगे। और इसको अपन दूसरा नाम देते हैं सेकंड गैप, है ना। इसको अपन सेकंड गैप भी बोल सकते हैं, सेकंड गैप फेज भी बोलते हैं। तो इसके ये तीन नाम है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये आप इजीली समझ सकते हो इनको, तो ना। इसमें एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन है। आप जानते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है? आपने छोटी क्लास में सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ठीक है। आपको पता है सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आपको। सेंट्रियोल जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं तारक का, है ना। उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है कि सेंटर में, तो जो आपका सेंटर होगा, सेंटर में एक क्या पाया जाता है? हब पाया जाता है। जबकि उसके जो चारों तरफ, यदि अपन चारों तरफ की बात करें तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट ऐसा स्ट्रक्चर पाई जाती है, प्रोटीन पाए जाते हैं, ट्रिपलेट ट्रिपलेट। और ये 9 होते हैं अपने नंबर में। कितने होते हैं? 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये, है ना। ये जो पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं ये ऐसे अटैच होते हैं, फिर ये अटैच होते हैं इससे, इनसे अटैच कर देते हैं इनको। ठीक है, ये ऐसे अटैच होते हैं। ऐसे अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सेंट्रियोल की, है ना। और इसको बोलते हैं कि 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, कि सेंटर में कुछ नहीं है और लाइन है, सॉरी 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है जो अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे, है ना। और फिर ये ऐसे एक रिंग से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि ये होते हैं, ये है पेरिफेरल ट्रिपलेट बोलते हैं इनको, पेरिफेरल ट्रिपलेट, है ना। इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल हब, सेंट्रल हब बोलते हैं। और इसको अपन बोलते हैं रेडियो ओपेक, सॉरी रेडियल ओपेक, ऐसे कुछ बोलते हैं इनको, है ना। रेडियल ओपेक बोलते हैं। और एक चीज और होती है इसमें, हाँ, जो मैं बताना चाह रहा था मेन चीज, हाँ एक चीज और है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कार्ट व्हील जैसी होती है। ये भी क्वेश्चन काफी बार आ सकता है, छोटी क्लास में क्वेश्चन आता है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इसकी अपन को देखने को मिलती है। यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ट्यूबलिन प्रोटीन, जो ये पेरिफेरल ट्रिपलेट है,
ये पेरिफेरल ट्रिपलेट है, ये बनते हैं आपके किससे? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किसे बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। और ये ही आगे जाके कुछ स्पिंडल फाइबर बनेंगे अपने यहाँ पे। जब अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो स्पिंडल फाइबर बनेंगे, वो स्पिंडल फाइबर भी ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपन को जरूरत क्या पड़ेगी? ट्यूबुलिन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। और ट्यूबुलिन प्रोटीन इसके लिए? स्पिंडल फाइबर के लिए ना, ये स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक है। तो उस ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस है वो भी आपके G2 फेज में देखने को मिलेगा। बाकी सेलुलर ग्रोथ तो यहाँ पे होती ही रहेगी, सेल्यूलर ग्रोथ तो यहाँ पे होगी होगी। तो मैंने बताया कि सेंट्रियोल को डबल कर देते हैं, लेकिन सेंट्रियोल को डबल करने के लिए उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन भी चाहिए होता है। वो ट्यूबुलिन प्रोटीन कौन देता है? आपका G2 फेज देता है। तो मतलब अब तक अपनी सेल मैंने बताया था कि जो सेल अपनी ऐसी थी, साइज थी वो उसकी बड़ी हो गई थी, उसमें अब डीएनए कंटेंट भी आ गया था, ठीक है। अब उस सेल में क्या हो गया? जो सेंट्रियोल को आपने डबल किया था ना, उसके लिए उसमें क्या गया? एक तो ट्यूबुलिन प्रोटीन आ गए, ये सेंट्रियोल के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। मैं सेंट्रियोल को कुछ स्टार्च शेप में बना देता हूँ, जैसे वो अब ग्रोथ हो गया, 2 सेंट्रियोल हो गए। साथ में आपने देखा कि डीएनए भी बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे कंटेंट अच्छा हो गया। तो अपन ने पूरी तैयारी कर ली है, अपन ने इंटरफेज में पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे ना कैसे किसी सेल को तैयार कर लिया अपन ने डिवीजन के लिए। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो एक क्लास का टाइम हो गया, फिर 21 मिनट हो गया, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो, अब अपन पढ़ेंगे एम्फीज, है ना। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एम्फीज, ठीक है, कि कैसे अब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, कितनी स्टेज में होता है ना। अब एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एम्फीज तो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट लिखना, सॉरी इंपॉर्टेंट लिखना, G0 फेज, ये क्या होता है? या इसका एक को नाम है क्वासिएंट फेज। क्या नाम है? क्वासिएंट फेज। इसका मतलब क्या है? क्वासिएंट फेज क्या होता है? G0 क्या है? यदि कोई सेल, जैसे मैंने बताया कि ये इंटरफेज है, ये एक इंटरफेज है ना, और इसके आगे स्टार्ट हो गई एम फेज। ये पूरा क्या था? इंटरफेज था, ये क्या हो गई? एम फेज स्टार्ट हो गया। आगे देखो आप, हुआ क्या? अब इंटरफेज को भी आपने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, ये G1, ये S, ये G2, और फिर यहाँ पे M स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब कोई सेल है वो ग्रोथ कर रही है, कोई सेल है वो डिवीजन स्टार्ट कर दिया उसने, वो यहां तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई। इसके बाद उसका मन नहीं करा कि मैं आगे ग्रोथ करूंगी, है ना, तो वो यहाँ पे जाके G0 फेज में चल जाती है, ठीक है। किसमें चल जाती है? G0 क्वाशिएंट फेज में चल जाती है, और वो स्टॉप हो जाता है, वो रेस्ट दे देती है, वो रेस्ट ले लेती है कि मैं एग्जिट हो गई, मैं सेल डिवीजन नहीं कर रही, एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, वो सेल साइकिल से एग्जिट हो गई है। अब वो कहां से हुई एग्जिट? G1 से एग्जिट हो गई, G0 में एंट्री कर गई, है ना। अब कि वो आगे सेल डिवीजन नहीं कर रही, इसलिए इसको क्वाशिएंट फेज कहा जाता है। लेकिन ये याद रखना, इसमें री एंटर कर सकती है जब इसको नीड पड़ती है कि मुझे आगे सेल डिवीजन करना है, तो दोबारा सेल डिवीजन में एंट्री कर सकती है, वो दोबारा पूरे साइकिल में एंट्री, ये एक तरह से स्टॉप ले लेती है। आप इसको बोल सकते हो टेम्परेरी स्टॉप, है ना। क्या बोल सकते हो? टेम्पोरेरी स्टॉप, है ना। किसी सेल द्वारा टेम्परेरी स्टॉप ले लिया जाता है G1 के बाद में, वो G0 फेज में चल जाता है, फिर उसका जब मन करता है वो दोबारा यहीं से एंट्री कर जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं G0 फेज या क्वाशिएंट फेज। कुछ साइंटिस्ट इंटरफेज को, याद रखना, जो इंटरफेज होता है बताया था मोस्ट एक्टिव फेज है, कुछ साइंटिस्ट इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नो डिवीजन, नो एक्चुअल डिवीजन, ये जो सेल का जो टुकड़ा हुआ है ना, सेल डिवाइड हुई है, वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। यहाँ पे नॉर्मल जो सेल है वो दिखाई नहीं देती, नो एक्चुअल सेल डिवीजन। यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन नहीं होता। जब माइक्रोस्कोप में देखा गया पूरे 24 घंटे, तो यहाँ पे कोई एक्चुअल सेल डिवीजन नहीं हुआ,
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोला तो साइंटिस्टों ने, है ना। तो ये अपन ने इस क्लास में इंटरफेज को पढ़ा। और याद रखना कि जो इंटरफेज है वो चाहे माइटोसिस हो या वो मियोसिस हो, दोनों का सेम टू सेम होता है ना। तो अब इंटरफेज को अपन एक बार ही पढ़ेंगे, चाहे वो माइटोसिस का हो चाहे वो मियोसिस का हो, दोनों का सेम होता है। इसलिए इसको अपन बार बार नहीं पढ़ेंगे, ये सेम एक बार ही पढ़ेंगे। ओके।